नमस्कार, मैं हूँ रेखा। डीडी बिहार के खास कार्यक्रम बिहार बिहान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, और एक नई सुबह जो होती है वो हमारे कई सपनों को पूरा करने का हमें एक नया मौका देती है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमने जो कल काम अधूरा छोड़ा था, जिस काम को हमने पिछले दिनों अधूरा छोड़ा था, उसे एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करें। उन तमाम कार्यों को करने की कोशिश करें जो अधूरा रह गया था। इसलिए पूरी कोशिश कीजिए कि एक नई सुबह की शुरुआत जो होती है वो ताज़ा तरीन तरीके से करिए, एक नई सोच के साथ करिए और एक नई एनर्जी के साथ करिए। तभी आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन जो है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बीतेगा और आपका कोई भी काम अधूरा नहीं बचेगा। कार्यक्रम बिहार बिहार में हम कोशिश करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से सबसे पहले महापुरुषों की चंद ऐसी कही बातें, अनमोल वचन के माध्यम से आपको बताते हैं जिनसे आपको कुछ प्रेरणा मिल सके, जिन वचनों के माध्यम से आप कुछ सीख सके, जान सके। तो कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं और देखते हैं क्या है अनमोल वचन। महात्मा गांधी ने कहा था, व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। आज हमारे बीच उपस्थित है श्री संजय कुमार जी। आप 88 बैच के बिहार वन सेवा अधिकारी हैं और वर्तमान में पटना में पदस्थापित है। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम बिहार बिहार में। धन्यवाद। बहुत सारी ऐसी बातें हम करेंगे संजय जी, आपके विषय में भी करेंगे और वनों के विषय में भी करेंगे। लेकिन ये जो सप्ताह मनाया जा रहा है 1 से 8 जुलाई का जो वीक होता है, इसे हम वन महोत्सव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। तो सबसे पहले चाहूँगी कि इसके विषय में आप कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को दें। भारत सरकार ने इस सप्ताह को खास करके, चूँकि ये बरसात का समय होता है, तो पौधे लगाने के लिए बहुत ही अनुकूल और अच्छा वातावरण मिलता है और छोटे पौधे लगाने के लिए ये बेहतर समय है। तो इस नाते भारत सरकार ने इस सप्ताह को वन महोत्सव के रूप में मनाने का लक्ष्य रखा और करीब करीब पूरे भारत में ये उत्सव को मनाया जाता है। और जितने भी फॉरेस्ट डिविजन्स हैं और प्लांटेशन करने वाले जितने भी संस्था हैं, वो सभी लोग इसको मनाते हैं और इस दिन को खास करके इसको पौधे लगाने के लिए इसको अनुकूल माना गया है। तो इसे हर साल करीब करीब इसमें लाखों करोड़ों पौधे लगते हैं और वो आगे बढ़ करके फिर जंगल बनते हैं। जी, चूँकि आप बिहार वन सेवा अधिकारी है वर्तमान में, चाहूँगी कि अपने विषय में आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से आपका बचपन बीता, शुरुआती शिक्षा दीक्षा कब कहाँ कैसे हुई और कैसे यहाँ तक का सफ़र आपने पूरा किया। हमारी स्कूली शिक्षा तो बहुत ही डिस्टर्ब्ड रही। मैं कुछ दिन बिहार में भी रहा, कुछ दिन बंगाल में रहा, कुछ दिन आसाम में रहा और स्कूली शिक्षा इसी तरह जो है बदल बदल करके हमने शिक्षा मैट्रिकुलेशन किया सेंट्रल स्कूल से एग्ज़ाम दे करके मैं मैट्रिकुलेशन किया। उसके बाद फिर कॉलेज में मैं बीएन कॉलेज में था और फिर ऑनर्स में भी मैं बीएन कॉलेज से ही किया और फिर एमएससी हमने साइंस कॉलेज से किया। और इस ओर मेरा बचपन से ही रुझान था कि फॉरेस्ट हमारे लिए बड़ा ही अच्छा विषय है और मैं जाना चाहता था। शुरू में तो डॉक्टरी की पढ़ाई की और उसमें हमने प्रयास किया लेकिन उसमें सक्सेस नहीं हुआ। फिर मैं पूरी तरह से, पूरी लगन से फॉरेस्ट्री विषय के लिए पढ़ाई शुरू की और मैंने बीपीएससी कंप्लीट किया और पहला हमारा सिलेक्शन हुआ तो मैं चतरा के जंगलों में मेरा पदस्थापन हुआ। और ये पहला अवसर था कि चतरा जैसे जंगल में और एक स्टूडेंट, एक बिल्कुल ही शहरी वातावरण का लड़का जो है चतरा के जंगलों में जा कर के अपना काम करे। तो इस तरह हमारी शुरुआत हुई 88 से और फिर मैं देहरादून ट्रेनिंग स्कूल गया। ट्रेनिंग वहाँ से देहरादून में 2 साल का हुआ। उसके बाद फिर मैं बिहार लौटा।
बिहार लौटने के बाद जो है हमारा पदस्थापन अनेक प्रमंडलों में होता रहा। उस समय बिहार सम्मिलित बिहार था, तो अनेक प्रमंडलों में मैं हजारीबाग रहा, गढ़वा रहा, सासाराम रहा, फिर कुछ दिन पटना में भी रहा। उसके बाद मैं होता हुआ जो है वो अभी पटना में पदस्थापित हूँ और अभी मैं मुख्यालय में ही रहकर कार्य कर रहा हूँ। जी, ये जो सप्ताह मनाया जा रहा है वन महोत्सव सप्ताह, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये चीज़ होगा कि ठीक है, सभी जानते हैं कि हाँ चलिए वनों की सुरक्षा के लिए या इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से एक तरीके से ये जो सप्ताह है वो मनाया जाता है। लेकिन एक सवाल जो मेरे मन में है संजय जी कि जुलाई का ही महीना क्यों चुना जाता है इस सप्ताह को मनाने के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैंने पहले कहा अपनी बातों में कि जुलाई जो है वो बरसात का मौसम है और बरसात का मौसम जो है छोटे पौधे के लिए बढ़ने के लिए बड़ा ही अनुकूल है। और इसको लगाने के बाद वनों में जो मिट्टी होती है वो गीली होकर के पौधे को पकड़ती है और पकड़ने के बाद उसका संवर्धन बहुत तेज़ी से होता है। और उस दौरान अगर पौधा लग गया 1 माह के अंदर तो वो पौधा विकसित होता है, और अगर वो सही ढंग से मिट्टी में पकड़ नहीं बना सका तो पौधे मर जाते हैं। तो इसलिए इस मास को ही इसको लिए मुफीद माना गया है। जी, चूँकि जलापूर्ति हमेशा होती रहती है, इसलिए किसी तरीके से पानी की कोई समस्या नहीं हो, इस वजह से इस महीने को चुना गया है। अच्छा, कहीं ना कहीं कोई तो उद्देश्य होगा इस सप्ताह को मनाने के पीछे। किन कारणों की वजह से ये सप्ताह मनाया जाता है और किन उद्देश्यों के तहत इसे मनाने की शुरुआत की गई, इसके विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसका मुख्य कारण ये है कि भारतवर्ष में जंगलों की बड़ी कमी है। जंगल हमारे माने पूरे क्षेत्रफल का 33% होना चाहिए, लेकिन भारतवर्ष में पूरे मिला करके पहाड़ों पर और जितने भी जंगली प्रदेश हैं या फिर जितने भी मैदानी क्षेत्र हैं उसमें करीब करीब 18-19% ही जंगल हैं। तो इसको बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने ये उद्देश्य को लाया और इसमें लाखों पौधे लगते हैं हर एक वर्ष, जिससे कि हमारा जंगली क्षेत्र को बढ़ाया जा सके। और बिहार में तो खास करके मैं कहूँगा कि ये अभी 2.5 से 3% ही वन है, तो इसको भी लगाने की आवश्यकता है और इस पर भी बड़े पैमाने पर पौधे लगाए जा रहे हैं और विभाग के द्वारा इस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। बातें हमने की, हमने ये जाना कि किन वजहों से इस महोत्सव को जुलाई के महीने में मनाया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर जो जानते नहीं हैं वनों के महत्व के विषय में, वनों के उपयोगिता के विषय में। तो मैं चाहूँगी कि आज आप इस कार्यक्रम में हैं तो आपके माध्यम से क्या है वनों का महत्व, कितना असर पड़ता है इसका जल जीवन पर, कितना असर पड़ता है जलवायु पर, इन तमाम विषयों पर आप विस्तार से चर्चा करें। जी जी, ऐसा है कि वनों से हमारा अनुन्याश्रय संबंध है। बचपन से लेकर जवानी और बुढ़ापा और मृत्यु तक जो है हम वनों पर ही आश्रित हैं। अब वन यानी लकड़ियों पर आश्रित हैं, उससे बनाई चीज़ों पर आश्रित हैं। तो वनों का महत्व इतना ज़्यादा है कि हम अपने जीवन से उसे निकाल नहीं सकते। हमारा जन्म होता है जिस समय, उस समय फिर हमें बचपन में आवश्यकता होती है झूलों की। झूला पहले लकड़ियों की बनती थी, अब तो खैर बहुत सारी चीज़ों की बनती है। तो लकड़ी का इस्तेमाल वहाँ से शुरू होता है। फिर बच्चे जो है वो गिल्ली डंडा खेलते हैं थे पहले। उसके बाद बच्चे साइकिल चलाते थे जो कि लकड़ियों का ही बनता था, वो भी वनों पर ही आश्रित है। उसके बाद बड़े होने के बाद जो है आदमी घर मकान बनाता है, पहले लकड़ियों का ही मकान बना करता था, उसमें लोग रहते थे। अभी भी पहाड़ों पे लकड़ियों की ही आवश्यकता पड़ती है मकानों को बनाने के लिए। बांस की आवश्यकता पड़ती है जो कि बहुतायत में हमारे पहाड़ों पर मिलता है। उसके बाद मरने के बाद भी आदमी जलाए जाते हैं, तो लकड़ियों की आवश्यकता होती है जिसमें हमारा वनों का ही काफ़ी समावेश है। तो इस तरह हम देखते हैं कि लकड़ियों की आवश्यकता जो वनों पर आश्रित है वो शुरू से लेकर के अंत तक
मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ है। उसके बाद हम जो श्वास ले रहे हैं, हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो पौधों के द्वारा ही हमें उपलब्ध हो रहा है इस दुनिया में। तो पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये व्यापक रूप से ये संश्लेषण की क्रिया चलती रहती है और हमारा जीवन बड़ा ही सुरक्षित रहता है। मैं अभी बताऊं, अभी हाल में मैं लद्दाख गया था, तो वहाँ पर पहाड़ों के ऊपर ऑक्सीजन की इतनी कमी है, वहाँ वृक्ष वगैरह बहुत कम हैं, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है। और ख़ास करके प्लेन एरिया के रहने वाले लोग पहाड़ों पर जाने पर ये समस्या ज़्यादा से ज़्यादा जूझते हैं। मुझे भी इस तरह का अनुभव हुआ, मैं सफोकेटेड हो गया था। उसके बाद हमें जो है फिर लौटना पड़ा, लौट करके फिर हमें प्लेन्स में आना पड़ा। तो पहाड़ों पे ऑक्सीजन अभी भी कमी है और वहाँ, लेकिन लोग वहाँ के रहने वाले अभ्यस्त हो जाते हैं और वो कम ऑक्सीजन में भी वो अपना जीवन और जीवन से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं वो करते रहते हैं। तो इस तरह ऑक्सीजन के बिना आदमी का जीवन बहुत ही मुश्किल है। तो ये भी वनों से ही हमें सुलभ है। उसके बाद जितने भी मेडिसिनल्स प्लांट हैं, पौधे जो कि वनों में ही पाए जाते हैं, तो उनकी आयुर्वेदिक दवाएं बनती हैं। इसमें इसका बड़ा ही महत्व है शरीर के लिए, और शरीर के जितनी भी बीमारियां हैं उसको लेकर के उनसे इसका रोग जो है वो ठीक होता है। और लोग बहुत पुराने समय से आयुर्वेद पर आश्रित हैं और अपनी दवा और अपने शरीर को उससे ही सही कर रहे हैं। तो इस तरह वो भी वन से है। उसके बाद वनों से सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जो है वो धूप में, गर्मी में उससे बचने का एक इतना अच्छा जरिया मिलता है कि अगर आप वृक्ष के नीचे छाया में अगर बैठ जाएं तो इतना सुकून मिलेगा, इतनी अच्छी हवा मिलेगी, इतना अच्छा लगेगा कि आप जो है वो बिल्कुल आश्चर्य करेंगे। मतलब घरों में वैसा माहौल नहीं मिल पाता है जैसा कि जंगलों में आपको मिलेगा या पेड़ के नीचे मिलेगा। तो ये चीज़ लोग महसूस नहीं कर रहे हैं अभी। और अभी आपने देखा होगा कि शहरों में जितने भी रोड हैं, जितने भी गली वगैरह हैं, इसमें पेड़ों को इस बेतरतीब ढंग से काट दिया जा रहा है और लोग इतनी गर्मी महसूस कर रहे हैं कि उसका आश्चर्य का ठिकाना नहीं है। बेली रोड पटना में जो है उसमें दोनों ओर बहुत ही अच्छे शानदार वृक्ष थे, दोनों साइड में अप टू दानापुर। तो वो विकास के नाम पर सभी पेड़ों को काट दिया गया है और रोड चौड़ी हो रही है, लेकिन वहाँ कहीं आपको सुरक्षित जगह नहीं मिलेगा कि कहीं आप रुक सकें, कहीं आप धूप से बच सकें, बारिश से बच सकें। तो इस तरह जो है वो विकास के नाम पर ये जंगलों का कटाई भी हो रही है और इससे हमारा जीवन बड़ा ही प्रतिकूल हो रहा है। जी, कहीं ना कहीं जब चौतरफा विकास की बात होती है, हम सड़कों की बात करते हैं, पुल पुलिये की बात करते हैं, तो लाजमी सी बात है इस तरीके से थोड़े से जब हम थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, विकसित होने की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो थोड़ा तो इस तरीके से बलिदान हमें देना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमें कोशिश ये भी करनी चाहिए, लोग करते भी हैं और सरकार की भी ये कोशिश रहती है कि उन पेड़ों का जो है उसे यदि हम काट के नहीं बल्कि उसका ट्रांसप्लांट यदि कर दिया जाए, अब तो बहुत सारी सुविधाएं भी आ गई हैं, तो इस तरह की जो समस्या आई है वनों से रिलेटेड, जलवायु से रिलेटेड, वो आने वाले भविष्य में नहीं देखने को मिलेगी। एक सवाल मुझे लगता है सर, बच्चे भी जान पाएंगे और बहुत सारे लोग भी जानना चाहेंगे, हमारे बिहार में यदि वनों की बात करें, कहाँ कहाँ मुख्य रूप से वन पाए जाते हैं, क्या क्या खूबसूरती है, क्या खासियत है, इन तमाम विषयों पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया। बिहार एक छोटा सा प्रदेश है जो कि पहले जो है बिहार, बंगाल, उड़ीसा तीनों सम्मिलित था। उसके बाद धीरे धीरे आज़ादी के बाद जो है इनका टुकड़ा हुआ
और बंगाल अलग हो गया, उड़ीसा अलग हो गया। बिहार प्रदेश भी 2000 में 2 भाग में बट गया, झारखंड और बिहार। तो बिहार का क्षेत्रफल बहुत ही छोटा हो गया है। फिर भी जंगलों के नाम पर 2 से 2.5% जंगल शुरू में थे। अब बहुत इतने वर्षों में काफ़ी पौधा लगाया गया है, जिससे इसका बढ़ोतरी हुआ है और अभी शायद 6 या 7% वन माने जा रहे हैं, जिसमें झाड़ियाँ भी हैं, नए पौधे जो लगाए गए हैं वो भी हैं, और जो पुराने जंगल हैं वो सब है। तो बिहार में जंगलों के नाम पर आपको चंपारण में अभी भी जंगल है, जो कि तराई क्षेत्र है, और नेपाल का तराई क्षेत्र है। वहाँ से जंगली जानवर वगैरह भी हमारे चंपारण साइड में आ जाते हैं। तो उत्तर बिहार में आपको चंपारण, और दक्षिण बिहार में आपको गया के कुछ पॉकेट्स में जंगल बचे हैं, और भभुआ है, सासाराम है, फिर आपको इधर बांका, जमुई, और बस इन्हीं क्षेत्रों में जंगलों का बचाव बचा हुआ है। तो इन जंगलों को सुरक्षित करने की ज़रूरत है, और इनको सतत जो है रक्षा की ज़रूरत है, तभी हमारे जंगल बच सकेंगे। हालांकि मानव का जितना भी विकास हो रहा है, विकास के नाम पर जंगलों का कटाई बदस्तूर जारी है। यदि हम बात करें जानवरों की, जीव जंतु की यदि हम बात करें संजय जी, तो चूँकि हमने ये चीज़ देखा है, जैसे यदि हम टाइगर रिजर्व की बात करें, या हमारे छोटे छोटे जो भी चिड़ियाघर हैं जहाँ पे जीव होते हैं, जंतु होते हैं, वहाँ पर भी हमने देखा है कि बड़े बड़े वृक्ष लगाए जाते हैं। एक वन का माहौल वहाँ पे डेवलप कर दिया गया है, एक वातावरण वैसा बना दिया गया है। तो क्या वनों पर भी ये तय होता है कि किस तरीके के जीव जंतु उस जगह को रहें, उस जगह पर रहेंगे? क्योंकि पशु पक्षी का तो कोई ठिकाना नहीं, उनका तो खुला आसमान है। लेकिन यदि हम जीव जंतु की बात करें, तो क्या वनों पर यह आधारित होता है कि किस तरह के वनों के बीच में कैसे जीव जंतु रह सकते हैं, पल सकते हैं वहाँ? जी, सही क्वेश्चन है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स बनाए जाते हैं जी। तो बिहार में भी एक टाइगर रिजर्व है जो कि चंपारण में है। तो वो इसलिए बनाया जाता है कि वैसे जंगलों में टाइगर पाए जाते हैं, दूसरे जंगलों में नहीं पाए जाते, या दूसरी जगह वो रह नहीं सकते, बच नहीं सकते। तो टाइगर रिजर्व बनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि वहाँ टाइगर रहते हैं और उनका आजीविका चलता है। तो पलामू में एक है टाइगर रिजर्व, जो कि झारखंड अभी चला गया है जी। तो जंगलों में, खास करके बिहार के जंगलों में भालू, चीतल, हरिन, सांवर और सांप बहुत तायत में पाए जाते हैं, बंदर पाए जाते हैं। यही सब छोटे छोटे जानवर हैं। हाथियों का कुछ नेपाल से माइग्रेशन होता है, जिससे कि वो हाथी हमारे एरिया में घुस करके और फसलों को भी बर्बाद करते हैं और फिर लौट जाते हैं। तो इस तरह जानवरों का विस्तार उस ढंग से है बिहार में, और यहाँ छोटे जानवर ज़्यादा हैं। जी। यदि हम पर्यटन के दृष्टिकोण से बात करें, बिहार के लोग यदि देखना चाहें, घूमना चाहें, जंगलों में जाना चाहें, अपनी नज़र के सामने देखना चाहते हैं उन तमाम जीव जंतुओं को, कहाँ जा सकते हैं? कहाँ पर्यटन का वो आनंद ले सकते हैं जहाँ पर उन्हें वन का भी आनंद हो, पशु पक्षियों का भी आनंद ले सके, जीव जंतुओं का भी आनंद ले सके? क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिहार सरकार ने अभी टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ मिल करके और एक पैकेज बनाया है चंपारण के लिए। चंपारण में कॉटेजेस वगैरह बहुत बने हुए हैं, और यहाँ बस से, पटना से खुलती है बस, और उन्हें ले जा करके उन कॉटेजेज में रखा जाता है। वहाँ खाना पीना सब होता है और जंगलों में भ्रमण कराया जाता है। ये शायद 2 या 3 दिन का पैकेज है। उसमें कुछ चार्जेज हैं जो कि अभी पता नहीं क्या है, पहले तो 1500 या 2000 था। तो इस तरह पहल की गई है बिहार सरकार द्वारा, वन एवं पर्यावरण के द्वारा, टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ। और ऐसे प्राइवेटली जो है, आप किसी भी क्षेत्र में जाएं तो वहाँ जंगलों का आनंद ले सकते हैं।
जानवरों को भी देख सकते हैं और सुरक्षित है सभी जगह। जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ जंगल का विभाग का आदमी है और पदाधिकारी लोग हैं, उनसे आपको सलाह मशवरा करके उन क्षेत्रों में घूमा जा सकता है। जी संजय जी, चूँकि आप कई वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं, कैसा अनुभव रहा है आपका? क्या कुछ देखा है आपने? जब आपने ज्वाइन किया था तब किस तरीके से जंगल का विस्तार था और आपने अपने कार्यकाल के दौरान कहाँ कहाँ क्या कुछ देखा? इन तमाम विषयों को हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों से आप बड़ा साझा अच्छा करें। प्रश्न है। जंगलों के बारे में तो मेरा अनुभव बिल्कुल ज़ीरो था बचपन से, लेकिन जब सेवा में आया तब हमने जंगलों को देखा और शुरुआती जंगलों में बहुत ही अच्छा विकसित जंगल थे। जिस समय जंगलों में पार्ट बाई पार्ट करके कुछ क्षेत्रों को, कंपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, उसमें जंगलों को काटा जाता था और वनों को लगाया जाता था सतत रूप से। तो मैंने उन जंगलों को कटते हुए सरकारी रूप से बड़े बड़े जंगलों को कटते हुए देखा है और कट करके वो सारे जो है लकड़ी डिपो में आते हैं, डिपो में उनका ट्रांसपोर्टिंग होता है, ट्रांसपोर्ट करके उसको सभी को स्टैकिंग किया जाता है। स्टैकिंग मतलब उनको संख्या में लगाया जाता है और उनका फिर ऑक्शन होता है, ऑक्शन होकर के सरकार को वो रेवेन्यू जाती है। तो ये मैंने आने के बाद 90-92 तक ये मैंने पाया कि उन सब चीज़ों का बड़ा ही सही ढंग से अनुपालन हो रहा है। तो फिर मैंने जंगलों में जानवरों को भी देखा। उस समय जानवर बहुतायत रूप से थे। चीतल तो जनरल देखा, जयकाल देखा, सियार देखा, भालू तक देखा है मैंने, हाथी तो देखा ही देखा। तो इस तरह उन समय जंगलों में बहुतायत रूप से जानवर थे। लेकिन धीरे धीरे, अब मेरी भी सेवा करीब करीब 30 साल हो चुकी है, तो मैं अभी पा रहा हूँ कि जंगलों का बहुत ही कम विकास हुआ है। जंगल कट रहे हैं और जहाँ जहाँ पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है वहाँ लोग जंगलों में भी घुसते जा रहे हैं। जंगल को काट के बहुत जगह कृषि का क्षेत्र की बनाया जा रहा है, जहाँ की लोग कुछ उत्पादन कर सकें, खेती कर सकें। तो इस तरह जानवर भी भागते जा रहे हैं, जानवर भी कम होते जा रहे हैं। पहले आप ने सुना होगा कि शहरों में भी सियार का वो आवाज़ मिलती थी जो कि जंगलों के आसपास हुआ करते थे, लेकिन अब सियार कहीं नहीं है। या तो मार दिए गए या फिर सब भाग गए या क्या हुआ पता नहीं, लेकिन पहले बहुतायत रूप से ये पाए जाते थे। और इस तरह जहाँ जहाँ शहर बस रहा है वहाँ से तो बिल्कुल ही जानवर जो है बिल्कुल हट गए हैं और जो भी शहरों में जानवर आते हैं वो सब मार दिए जाते हैं। उनका कोई सही ढंग से निराकरण होता नहीं है। अच्छा हाँ, एक चीज़ नई बात यह है कि अभी कृषि पर बहुत सारे जानवर जो है वो बड़ा ही दानवी प्रभाव डाल रहे हैं। आपने सुना होगा कि एक जानवर होता है नीलगाय। नीलगाय जिसे कोई ग्रामीण क्षेत्र में कुछ और बोलते हैं। जी जी। तो उसको सरकार ने 3-4 सालों से हर एक साल मारने का ऑर्डर दिया हुआ है, क्योंकि उनकी संख्या इतनी हो गई है कि कृषि पर वो बिल्कुल भार हो गए हैं और रातों रात चढ़ जाते हैं। फेंसिंग माने 6 फीट के फेंसिंग को भी वो तड़प जाते हैं घोड़े की तरह। और इतने मजबूत जानवर हैं वो, और इतनी संख्या में उनके बच्चे होते हैं कि एक साल में एक जोड़ा जो है वो करीब करीब 25-30 बन जाता है। तो इतना संख्या जो है कृषि पर वो हानि कर रहा है, जिसको लेकर के बिहार सरकार ने अभी 3-4 सालों से शूटिंग का ऑर्डर दिया हुआ है, जो कि बहुत ही ट्रेंड लोगों के द्वारा शिकार करवाया जाता है। उनको मार के उनको प्रॉपर्ली नमक दे करके ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। जी। तो इससे बहुत कुछ कृषि पर अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। जी,
क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जिससे निपटना तो बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि नीलगाय की समस्या की बात जब होती है संजय जी, तो कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे यहाँ जो, चूँकि हमारा बिहार कृषि प्रधान राज्य है, धान की फसलों को नुकसान बहुत आयता में होती है। और कहीं ना कहीं हमने इस बात को नोटिस किया है कि सड़कों की पे जो दुर्घटनाएँ होती हैं, खासकर रात के समय जो दुर्घटना होती है, तो इस वजह से भी होती है। क्योंकि अचानक से कब आपकी गाड़ी के सामने, कब आपकी कैब के सामने वो जंतु आ जाए आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो दुर्घटना का एक बहुत बड़ा सबब बनती है। तो इस तरीके से कई फैसले लेने भी पड़ते हैं। यदि हम बात करें, चूँकि हमारे बिहार का जो वन है, ठीक है, जब बिहार झारखंड अलग हुआ तो बहुत सारी चीज़ें झारखंड गई, लेकिन बिहार में भी बहुत सारी चीज़ें रह गई। बिहार में भी वन का साम्राज्य रह गया। और कहीं ना कहीं इस चीज़ को यदि हम नोटिस करें तो वन और इसके बाद जो है आयुर्वेद, इसकी एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखती है। तो क्या हमारे बिहार में ऐसे वनीय क्षेत्र है जहाँ से आयुर्वेद की बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, आयुर्वेद के वृक्ष निकलते हैं जिसका प्रॉपर इलाज में उपयोग किया जा सकता है? जी, आपने सही प्रश्न किया। हमारे बिहार में बहुत सारे आयुर्वेदाचार्य हैं जो कि पुराने समय से वो उन चीज़ों का इस्तेमाल करते रहे हैं, और ख़ास करके आयुर्वेद की जितनी भी दवाएं हैं वो सभी वनों से ही मिलती हैं। जैसा कि मुख्य रूप से मैं बताऊं, अर्जुन का नाम सुना होगा आपने, अर्जुन का पौधा, अर्जुन का छाल। तो अर्जुन का पौधा को रोड साइड में जहाँ होता है उसको आपने देखा होगा कि छाल खुरच करके बहुत जगह उसको ख़राब कर दिया जाता है। तो अर्जुन का छाल जो है बहुत अच्छा, वो कोलेस्ट्रोल के लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद है, मुफीद है। तो कोलेस्ट्रोल के लिए उसको लोग छाल को सुखा करके और उसको बॉयल करके उसका पानी पीते हैं, तो उससे जो है कोलेस्ट्रोल या हार्ट संबंधी जितने भी प्रॉब्लम है वो दूर होते हैं। हालांकि उसकी दवा भी बनाई जाती है, दवा का भी प्रोसेस वगैरह है, तो वो तो बड़े रूप से किया जाता है। लेकिन ऐसे भी अगर उसको छाल को हम इस्तेमाल करें। उसके बाद आप नीम का नाम सुने होंगे जी। नीम की पत्तियां जो है वो बहुत कारगर हैं, स्किन डिजीज़ में बहुत उपयोगी हैं वो। उसका आप काढ़ा पिएं तो उससे खून की बीमारियां ठीक होती हैं, और जितने भी रैसेस है, चमड़े पर होने वाले जितने भी फोड़े फुंसी हैं, उसका शमन होता है उससे। उसी प्रकार आप देखे होंगे इनका चिरैता का नाम आपने सुना होगा। चिरैता जो है बहुत अच्छा ज्वर को रोकने वाला वो पौधा है। तो चिरैता का सुखा करके बहुत लोग बेचते हैं, और जो लोग जानते हैं उसको घर में रखते हैं, और ज्वर संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं या खून से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उसको शमन करने में उसका बड़ा उपयोग है। और उस प्रकार आपने देखा होगा एक कमर्शियल प्रोडक्ट है साफ़ी नाम आपने सुना होगा। वो इतनी मुफीद दवा है कि उसमें खून से जितनी भी संबंधित बीमारियां हैं उसको रोकने की वो ताकत रखता है, चेहरे पर कांति लाता है, फोड़े फुंसी नहीं होने देता। मैंने भी इस्तेमाल किया है, तो वो भी बिल्कुल आयुर्वेद पर आश्रित है। यदि हम आज के युवाओं की बात करें सर, तो किस तरीके से मुहिम चलाई जा रही है, किस तरीके से योजनाएं बनाई जा रही है ताकि आज के जो युवा हैं, आज का जो यूथ है, वो वनों की तरफ आकर्षित हो? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। बच्चे बिल्कुल ही नए नए जो आते हैं वो अपने परिवेश को देख करके आश्चर्यचकित होते हैं। उनको धूप, उनको छाया, उनको फल, ये सब चीज़ें बड़ी आकर्षित करती हैं। उन्हें लगता है कि क्या है, कैसे हो रहा है, कैसे मिलता है हमें फल, कैसे हमें खाने को अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो बच्चों में अट्रैक्शन स्कूल के समय से ही होना चाहिए, और उन्हें टूरिज़्म के लिए बहुत ही तैयार करना चाहिए। जंगलों में ले जाएं, जानवरों को दिखाएं, और उसके बाद जो है उनको बहुत चीज़ें बताएं, ले जा करके उनमें अट्रैक्शन पैदा करें ताकि वो पौधे को संरक्षित करें। अपने घर आसपास में भी पौधे लगा दें, लगा करके उसे पानी दें, उसके प्रति एक सहानुभूति रखें, उसके प्रति एक प्रेम रखें, जिससे कि वो बड़ा हो, और बड़ा होने के बाद भी एक
बहुत ही अच्छा उनको लगता है उस परिवेश में रहने में। और पहले आपने देखा होगा बहुत पौराणिक समय में कि हर एक घर में खास करके गाँव में कुछ खास पौधे लगा करके रखे जाते थे, जैसे नीम है, जैसे बरगद है, जैसे पीपल है। तो ये एक इंडिकेटर होता था कि वहाँ एक गांव है, गांव था। मान लिया गांव नहीं भी है तो वो पौधे अभी भी 100 साल 150 साल के अभी बचे हुए हैं और वहाँ लगता है कि कभी वहाँ एक पॉपुलेशन था। तो बच्चों को इसके प्रति आकर्षित करें और उन्हें बताएं कि कैसे पौधे जो है बड़ा होकर के हमें ऑक्सीजन देते हैं, कैसे फल देते हैं, कैसे छाया मिल रही है। धूप में चलने में आदमी परेशान हो जाता है, पसीना हो जाता है, और उसी वृक्ष के नीचे आप बैठ करके आप बड़ी आराम से अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए जी, ये सारी चीज़ें उन्हें बताने की ज़रूरत है। यदि हम बात करें संजय जी, हमारे बीच जो प्राकृतिक संपदा है, जिसे हम वन का नाम देते हैं, जिसे हम जंगल का नाम देते हैं, आज का जो यूथ है उसे इंग्लिश में फॉरेस्ट भी बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे आज के यूथ हैं, जैसे आपने बताया कि पर्यटन के लिहाज से भी बहुत ऐसे स्पॉट बनाए गए हैं, बहुत ऐसे जगह बनाए गए हैं जहाँ लोग जाते हैं, घूमते फिरते हैं। लेकिन एक चीज़ जो है, लोग वहाँ पे जाते हैं, आज के यूथ वहाँ जाते हैं, वहाँ पे फायर एलिमेंट करते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसा काम किया, पिकनिक मनाया, आगजनी की और उस चीज़ों को वैसे ही छोड़ के चले आते हैं। यदि इसकी वजह से हम देखें तो कहीं ना कहीं वन विभाग को वनों में आगजनी की बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है कभी कभी। ऐसी परिस्थिति आने पर क्या कुछ करते हैं आप, और किस तरीके से लोगों को सजग करना चाहेंगे कि इन परिस्थितियों से कैसे बचे वो? बड़ा अच्छा प्रश्न है। ऐसा है कि ओपन जंगलों में ये आग लगने की समस्या बहुत ही व्यापक है जी। ओपन मीन्स जहाँ कोई केयर नहीं है, जहाँ कोई आदमी नहीं है, जहाँ कोई फॉरेस्ट ऑफिशियल्स नहीं है, ओपन लैंड में जहाँ जंगल है आसपास में। लेकिन बाउंड्री क्षेत्र में या फॉरेस्ट एरिया के डिविजन्स के क्षेत्र में उस पे तो ध्यान रहता है। तो हमने देखा है कि ओपन जंगल में जहाँ लोग टूरिस्ट जाते हैं, जहाँ पिकनिक मनाते हैं, वहाँ लकड़ी से ही खाना या गैस वाले ले गए तो गैस पर खाना बना के या कोयले पर खाना बना करके वो छोड़ के चले आते हैं, जिससे कि वो दिन भर जलेगा, शाम में जलेगा, रात में जलेगा, और धीरे धीरे हो सकता है कि कुछ सूखी लकड़ियाँ, पत्तियाँ मिल जाए तो उसमें वो फैलता हुआ वो जंगलों में चला जाता है। हमने तो ये देखा है हज़ारीबाग के जंगल में, मैं जब हज़ारीबाग में स्थापित था तो पहाड़ों पे जो जंगल है वो गर्मियों में वो 4-4 दिन 5-5 दिन जलते रहते थे और लगता था कि जैसे कोई टिमटिमाता हुआ वो दिया जल रहा है पूरे पहाड़ों पे, और उसको बुझाने का कोई साधन नहीं था क्योंकि बहुत बड़े क्षेत्र होते हैं, पहाड़ों पे जाके बुझाना बहुत ही समस्या है। तो इस पर ध्यान देना चाहिए और बिहार सरकार तो सजग है ही, और यहाँ वैसे जंगल नहीं है जिसमें कि इस तरह से व्यापक रूप से आग लगती हो। जी, यदि हम आम लोगों की बात करें जो अपने घरों में रहते हैं और चाहते हैं कि अपने आसपास हरियाली रखें, किस तरीके से वो छोटे छोटे आयुर्वेदिक पेड़ अपने पास लगाएं, अपने घर के गमलों में उसे लगाएं, सजाएं, ताकि वो खुली हवा का आनंद ले सके, एक स्वच्छ हवा का आनंद ले सके? ऐसा है कि सबसे पहले तो आदमी को उसके प्रति एक रुझान होना चाहिए। जो आदमी चाहेगा तभी वो कर सकता है। तो अभी भी लोग अट्रैक्टिव हैं, काफ़ी पौधे लगाने में बहुत लोग बड़ी शौक से अपना एक गार्डन बनाते हैं, उसको स्थापित करते हैं, उसको देख रेख करते हैं। तो उसमें जो है काफ़ी आयुर्वेदिक पौधे भी लगा सकते हैं, नीम लगाएं, चिरैता लगाएं, छोटे छोटे पौधे लगाएं। और ऐसे तो कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि आप टमाटर और गाजर ये सब छोटे छोटे जगहों पे आप लगा करके उसका संवर्धन कर सकते हैं और अच्छा ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं।
जी, इन छोटे छोटे पौधों को लोग अपने घरों में लगाकर आप स्वच्छ हवा का आनंद ले सकते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से ये जो वन महोत्सव सप्ताह 1 से 8 जुलाई के मध्य मनाया जा रहा है, इस विषय पर आज हमने चर्चा की, वन के महत्व पर चर्चा की और किस तरीके से हमारे बिहार में वन एक जैसी संपदाएं हैं, इन तमाम विषयों पर हमने बातचीत की। हमारे बीच उपस्थित श्री संजय कुमार से, आप वन अधिकारी पटना हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आपने अपना समय दिया और दर्शकों से इतनी महत्वपूर्ण चर्चाएं की। धन्यवाद एक बार फिर से आपको और पूरे दूरदर्शन परिवार को। तो दोस्तों, आप देख रहे थे ये विशेष बातचीत जो हम कर रहे थे संजय जी से। कैसी लगी आपको हमारी ये बातचीत? कार्यक्रम के विषय में यदि आप अपनी राय देना चाहते हैं, प्रतिक्रिया भेजना चाहते हैं तो लिख भेजिए हमारे पते पर। नोट कर लीजिए, हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। ईमेल एड्रेस है director dd के patna@gmail.com।